नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आज की पंचायत में आज बात करेंगे उस विषय की जिसने लोगों के भरोसे को तोड़ने की कोशिश की है। बात होगी उन डॉक्टर्स की जिनको समाज भगवान का दर्जा देता है, लेकिन इनमें से ही कुछ ना सिर्फ डॉक्टर के पेशे को बदनाम कर रहे हैं बल्कि उस मरीजों का भी भरोसा तोड़ रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी की डोर इन डॉक्टर्स के हाथों में सौंप देते हैं। प्रश्न है कि सिस्टम की लापरवाही से कब तक फर्जी डॉक्टर्स के हाथों उनकी जानें जाती रहेंगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं क्यों आखिर हमें ये पंचायत लगाने की जरूरत पड़ी। इस रिपोर्ट से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फर्जी नाम, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी डिग्री, फर्जी इलाज, सब कुछ फर्जी, सारा कुछ झूठ। दमोह के फर्जी डॉक्टर की कहानी अब तक तो आपके कानों तक पहुंच चुकी होगी। एक शख्स जो फर्जी डॉक्टर बनकर न जाने कब से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये सिर्फ एक खबर बस नहीं है, ये वो सवाल है जो हमारे सड़े हुए सिस्टम की बानगी को बयां करता है। एमपी के दमोह में एक बड़े फर्जीवाड़े ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस फर्जीवाड़े को चला रहा था एमपी का डॉक्टर डेथ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम, पता 7 शक्ति एनक्लेव, जेम्स मार्ग, देहरादून। साल 2023 में नरेंद्र जॉन कैम नाम के एक ट्विटर हैंडल से सीएम योगी की तारीफ वाली एक पोस्ट की गई थी। तब ये नाम खूब सुर्खियों में आया था। उस वक्त भी लंदन वाले डॉक्टर एन जॉन कैम का नाम उछला था और उस वक्त भी सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी थी। क्या डॉक्टर एन जॉन कैम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है? तब मामला आया गया हो गया, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल डॉक्टर एन जॉन कैम लंदन वाले असली डॉक्टर तो हैं, लेकिन भारत वाला डॉक्टर एन जॉन कैम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। इनके नाम को हमने गूगल पे डाला तो जो रियल डॉक्टर एन कैम जॉन हैं जो लंदन में हैं और बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो, तो उनकी जब साइट खोली तो उस पे इसका पूरा वृत्तांत लिखा हुआ था कि भारत में कोई एक नरेंद्र यादव व्यक्ति है जो हमारे नाम का उपयोग करते हुए वहाँ डॉक्टरी का पेशा कर रहा है और अपराध कारित कर रहा है, और जिसपे हैदराबाद में और तेलंगाना में भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस प्रकार का अपराधी फिर दमोह आता है और यहाँ अपराध करके चला जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस पे। दरअसल लंदन वाले डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम का इस्तेमाल कर नरेंद्र विक्रमादित्य अस्पतालों में लोगों का ऑपरेशन कर रहा था और उसके इसी फर्जीवाड़े में 7 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब नरेंद्र पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना से देश के सिस्टम और मेडिकल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल अब उन डॉक्टर्स पर भी उठ रहे हैं जिनको लोग धरती पर भगवान के रूप में मानते और पूजते हैं। इस घटना ने डॉक्टर और मरीज के भरोसे का खून कर दिया है, क्योंकि एक शख्स 30 साल से अस्पताल दर अस्पताल एक राज्य से दूसरे राज्य मौत बांटता फिर रहा था, लेकिन ना तो इसकी मेडिकल सिस्टम में किसी ने सुध ली और न ही वो कानून की पकड़ में आ पाया। सवाल है कि अब आम लोग अस्पताल, डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम पर भरोसा करें तो करें कैसे? दावा किया जा रहा है कि खुद को हार्ट स्पेशलिस्ट बताने वाला डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने अब तक 15,000 ऑपरेशंस किए हैं। नकली कार्डियोलॉजिस्ट बनकर एमपी के दमोह में 15 लोगों की सर्जरी की, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। गिरफ्तारी से पहले एमपी के दमोह के इसी मिशन अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए थे, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन ये कोई पहला अस्पताल नहीं जहां उसने दिल के मरीजों की सांसों पर ब्रेक लगाया। नरेंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली में 2003 में एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में काम किया।
2006 में हैदराबाद के वोकहार्ट हार्ट सेंटर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। इसी साल उसने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में नौकरी की। जैसे कोई भी डॉक्टर अगर कोई यहाँ पर उसने क्वालिफिकेशन ली, उसको मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिल्ली में तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, मध्य प्रदेश में तो जहाँ का एक केस है वहाँ पे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में उसको अपनी क्वालिफिकेशन, प्राइमरी क्वालिफिकेशन जहाँ पे MBBS डॉक्टर होगा, उसके बाद MD करी होगी, उसके बाद DM कार्डियोलॉजी करी होगी या डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, जो भी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन उसके पास है। उसके बाद वो जब कहीं पर जॉब वैकेंसी निकलती है तो उसमें उस पर वो बाकायदा लिखते हैं कि भी कितने साल का उसका क्वालिफिकेशन होगी यार क्या होगा, और ऑफ कोर्स डिग्री और वगैरह तो चेक होनी ही चाहिए। फर्जी डॉक्टर बनकर नरेंद्र वर्षों से लोगों का इलाज करता रहा। इस बीच 2019 में तेलंगाना में धोखाधड़ी के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई, मगर वहां से छूटने के बाद उसने फिर से अपना फर्जीवाड़े का धंधा शुरू कर दिया और पूरा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। मेडिकल सिस्टम पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2019 में गिरफ्तार होने और फिर छूटने के बाद भी किसी ने उसके बैकग्राउंड या फिर उसके सर्टिफिकेट को चेक करने की कोशिश नहीं की। अस्पतालों ने नरेंद्र यादव के दस्तावेजों की पड़ताल नहीं की। अस्पतालों ने नरेंद्र यादव के बैकग्राउंड को नहीं परखा। अस्पताल ने नरेंद्र का MCI से रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं समझा। पकड़े जाने के डर से नरेंद्र विक्रमादित्य शातिराना तरीके से काम कर रहा था। वो किसी शहर में ज्यादा दिन टिकता नहीं था। दमोह से पहले वो नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका है। ये भी खुलासा हुआ है कि नरेंद्र यादव दवाई लिखने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देता था। सादे कागज पर ही दवा लिखकर अपना धंधा चमकाता रहा। हद तो ये है कि मेडिकल स्टोर वाले भी सादे कागज पर लिखी दवाई मरीजों को देते रहे, यानी यहाँ भी बड़ी लापरवाही की गई। अगर पहले ही इस पर सख्ती बरती जाती तो लोगों को मौत बांटने वाले डॉक्टर पर शिकंजा कसा जा सकता था। आरोप तो ये भी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मौत मामले में भी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम का नाम उछला था। तब IMA ने जांच भी करवाई थी और उसी समय नरेंद्र विक्रमादित्य की फर्जी डिग्री का पता भी चला था, लेकिन तब ये फर्जी डॉक्टर कार्रवाई से बच गया था। जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था 2 अगस्त को और हम लोग अपोलो लेके गए थे और वहाँ ये डॉक्टर थे नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ और लेजर से हार्ट का ऑपरेशन करने वाले मध्य भारत के फेमस डॉक्टर के रूप में उनको बताया गया था। विज्ञापन भी आता था अखबारों में। साफ है कि कई स्तरों पर बढ़ती जा रही लापरवाही की वजह से ही नरेंद्र जैसे झोला छाप डॉक्टरों का धंधा चलता रहता है और उन मरीजों की जान जाती रहती है जो डॉक्टर को भगवान मानकर उनके हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। सवाल यह है कि मरीजों की जान के लिए नरेंद्र से ज्यादा गुनहगार क्या वो सिस्टम नहीं है जिसकी अनदेखी और लापरवाही की वजह से खुलेआम डॉक्टर डेथ घूम रहे हैं। इस पंचायत में आज बैठक करना, चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि हमारे देश में फर्जी डॉक्टर दरअसल एक चुनौती बन गए। चुनौती आपकी जान के लिए। WHO का ये आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में, और ये आंकड़ा तब का है, 2018 की रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि भाई 20% इलाज के दौरान जो मौत होती है ना, मौतों की वजह है वो फर्जी डॉक्टर। और हमारे देश में फर्जी डॉक्टर्स की संख्या इतनी है कि 2001 में एलोपैथिक डॉक्टर का दावा करने वाले 31% डॉक्टर ऐसे थे जो मिडिल क्लास तक पास नहीं थे और 57% के पास मेडिकल डिग्री नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO का आंकड़ा कह रहा है। ये WHO का आंकड़ा। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट उसको नकारती है। ये अलग बात है कि पहले मनसुख मांडविया 9 फरवरी 2024 को लोकसभा के पटल में एक आंकड़ा रखते हैं और इस आंकड़े में ये बताया जाता है कि WHO ने जो पैरामीटर तय किया है, यानी एक डॉक्टर 1000 लोगों में हम उस पैरामीटर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस रेट सुनिए। उनके मुताबिक एक डॉक्टर 834 लोगों में भारत में दिया जा रहा है। फिर आगे बढ़िए, अब JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। उन्होंने फिर से एक आंकड़ा दिया। JP नड्डा ने इस रिपोर्ट में को गलत तो बताया था जब 2018 की रिपोर्ट में ये बातें हुई थी, लेकिन JP नड्डा ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक ये आंकड़ा लगभग एक डॉक्टर का 811 पे हो गया और भारत में 13,86,145 एलोपैथिक डॉक्टर्स
रजिस्टर्ड हैं, ये कहा गया। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर ये फर्जी डॉक्टर्स आ कहाँ से गए? हमारे देश में कहीं से बाहर से कोई पढ़ाई करके डॉक्टर बनकर आता है तो इस देश में प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग नियम कायदा है। लेकिन फिर भी एक लंदन के डॉक्टर के नाम पे शख्स डॉक्टर बन जाता है, फर्जी डॉक्टर, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन करता है, जिंदगी ले लेता है। हैरानी की बात है, ना अस्पताल को पता है, ना प्रशासन को, ना सिस्टम को। और बेचारा मरीज क्या करेगा? वो अपने परिजनों के सामने तड़प तड़प के मर जाता है। मिलिए, मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उन मेहमानों से आपको मिलाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में जितनी आबादी है उसमें डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और अगर डॉक्टर्स के इस टर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टर आ जाएं तो वाकई जो सही डॉक्टर हैं उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत, चुनौती है। हमारे साथ मिस्टर MC मिश्रा जुड़ रहे हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। हमारे साथ BS आचार्य हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अश्विनी सेतिया हैं, चेयरपर्सन हैं IMA मेडिकल सेल के। और कुलदीप हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब हैं, ये ex-WHO एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आप लोगों से बातचीत शुरू करूं उससे पहले आज इस महापंचायत के पीछे की वजह से ही मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ 2 लोग और हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे साथ 2 लोग और हैं जो आपको अभी टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इनमें एक हैं हनीफ खान, है पेशे से वकील हैं, और एक हैं शबाना प्रवीण खान, ये हाउसवाइफ हैं और हनीफ खान की पत्नी भी है। लेकिन इन दोनों की पहचान एक और भी है, ये इज़राइल खान जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी बेटी और दामाद। अब इज़राइल खान हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो गलत इलाज की वजह से अपनी ज़िंदगी खो गए, और इनका इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया जिसका जो लंदन से खुद को सर्टिफाइड, उस नाम से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था। सबसे पहले शबाना प्रवीण खान जी, मैं आपसे बात करूंगा। शबाना जी, क्या हुआ था आपके पिताजी को जो आप फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के पास पहुंची? सर 4 जनवरी की रात में 10 बजे के आसपास सीने में दर्द की शिकायत हुई, तो हम लोग उनको लेके 10:30 पौने 11 के आसपास मिशन हॉस्पिटल पहुंचे। तो वहाँ पे जो ड्यूटी स्टाफ था, डॉक्टर तो कोई था नहीं, रात की बात थी, तो हम लोगों ने बताया कि सीने में दर्द की स्थिति है। तो उन लोगों ने ECG वगैरह की और ब्लड के लिए लिया टेस्ट के लिए कि हमको पुष्टि करनी है कि क्या है। तो कुछ समय बाद उनने रिपोर्ट वगैरह आ गई और ECG आई, तो वो पुष्टि हुई कि पापा जी को मेजर हार्ट अटैक आया है। फिर हम लोगों ने पूछा कि कोई डॉक्टर है क्या, तो इन्होंने बताया यही डॉक्टर जॉन केम कि ये हैं, अभी नए आए हैं, 2 दिन हुए हैं, होटल में रुके हैं, कॉल कर रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है। तो फिर आधे घंटे बाद उन लोगों ने कॉल किया तो ये डॉक्टर आए। तो इनने बोला कि हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं, अगर स्थिति होगी तो स्टंट डाल देंगे, और नहीं होगा तो फिर हम जैसा भी होगा वैसा बताएंगे। तो फिर इनने एंजियोग्राफी की पापा जी की। तो आधे पौने घंटे बाद इनने हम लोगों को अपने केबिन में बुलाया। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपके पापा जी की 2 नसें पूरी ब्लॉकेज है, और तीसरी नस भी 70 से 80% ब्लॉकेज है, और स्टंट डलने की स्थिति नहीं है। आपको बाहर ले जाना पड़ेगा इनको, और बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। यही है एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको पापा जी को लेके हम लोग फिर वहाँ से जबलपुर गए सुबह 5 तारीख को। अच्छा, इसी बीच इनने हम लोगों को ना तो ये जो एंजियोग्राफी की CD होती है, ना तो CD दी, और ना जो डॉक्टर की रिपोर्ट है कि क्या आया एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में, ना हम लोग को डॉक्टर की रिपोर्ट मिली। हम लोग तो 5 जनवरी को सुबह 10, 10:30, 11 के आसपास जबलपुर जाने के लिए निकल गए थे। लेकिन यहाँ दमोह में हमारे भाई थे, हमारी बहनें बार बार गए मिशन हॉस्पिटल, पर मिशन हॉस्पिटल वालों के द्वारा आनाकानी की जा रही थी CD देने में, ना रिपोर्ट दी ना CD दी। हम लोगों ने और भी कई तरीके से प्रयास किए, पर ना CD मिली और रिपोर्ट मिली। फिर हमारे एक भाई हैं अकरम खान, पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर हैं,
जब वो गए, जब उनने थोड़ा पुलिस का वो दिखाया, तब इन लोगों ने सीडी अकेली दी। इन लोगों ने डॉक्टर की रिपोर्ट फिर भी नहीं दी कि एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में असल में क्या आया है। अच्छा। तो फिर वो तो जब तक हम लोग जबलपुर पहुंचे थे तो इनने चूंकि टाइम पे सीडी नहीं दी थी, तो वहाँ पे डॉक्टर पुष्पराज पटेल हैं, उनकी गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ दोबारा पापा जी की एंजियोग्राफी करानी पड़ी। तो वहाँ पे सेम यही कंडीशन आई थी कि जो 2 नसें ब्लॉकेज हैं और तीसरी नस भी वही 70 से 80% ब्लॉकेज है और बाईपास ही होगी। अब वहाँ पे फिर तुरंत तो ऑपरेशन की कंडीशन नहीं थी, तो 3-4 डॉक्टर लोगों ने रखा, चूँकि आयुष्मान कार्ड से इलाज होना था। तो आयुष्मान के लिए डॉक्टर पुष्पराज ने बोला कि हमारे यहाँ गोल्डन हार्ट में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। तो उनने हम लोगों को सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ जो ये आयुष्मान कार्ड वाले आते हैं, इसका इलाज वहाँ पे होगा मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में। तो हम लोग फिर 5 तारीख की शाम को नहीं तो हम मतलब लोग वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल आपके आ पिताजी गए के थे। इलाज वहाँ की पे शुरुआत 10 तारीख को उस फर्जी ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। की, और उसके ऑपरेशन के बाद से ही उसके बाद थोड़ी सी आगे स्थिति फिर ठीक आपने नहीं इलाज थी, कहीं पापा और करवाया। भी लगातार कंटिन्यू बढ़ रही थी। हाँ सर, आगे का इलाज हमारा ये मेट्रो में चला। 10 जनवरी को ठीक सुबह है। ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे 10:30 बजे। ठीक है। 10:30 बजे मतलब से आप शाम उस को डॉक्टर के पौने फिर 7 दोबारा बजे संपर्क में लगभग नहीं 8 रहे? घंटे 9 घंटे पापा जी की सर्जरी हुई थी, जबकि नॉर्मली वो मरीज को। अच्छा हनीफ जी, मुझे एक बात बताइएगा, आप चूंकि लौट के- वकील भी हैं और लौट के आए दामाद जब भी हैं, वहाँ से हम लोग लौट के हनीफ जी मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जी। अगर आप जी जिस अस्पताल में दमोह में गए, हाँ हाँ जिस डॉक्टर के पास आपने इलाज की शुरुआत करवाई, अगर उतना समय वहाँ आप खर्च नहीं करते और शायद पहले ही अगर सही अस्पताल और सही इलाज के लिए पहुँच जाते, तो क्या आपके फादर इन लॉ अभी आपके बीच में हो सकते थे? उनको बेहतर इलाज मिल सकता था? बिल्कुल रह सकते थे, बेहतर इलाज मिल सकता था। उन्होंने सही हम लोगों को जानकारी नहीं दी, और उन लोगों ने जो जब हम लोग वहाँ पे ले गए तो वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर था मिशन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी में बताई कि इनको अटैक है। और तो हम लोगों ने कि कोई फिर क्या है यहाँ पे, क्या इलाज है, तो कहने लगे एक लंदन रिटर्न डॉक्टर आए हैं जॉन किम, वो अभी होटल में हैं, उनको बुला ले रहे हैं, उनसे फ़ोन से बात करते हैं। इनने फ़ोन से बात की, उनको बुलाया, उन्होंने फिर वो ईसीजी देखी डॉक्टर जॉन किम ने, और फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की, उसका जो चार्ज वगैरह था वो लिया। उन्होंने वो सिग्नेचर कराए कई डॉक्यूमेंट्स पे, और उन्होंने कही कि घबराने की बात नहीं है, आप हम इनकी एंजियोग्राफी करते हैं और स्टेंट डालने के होंगे तो हम स्टेंट डाल देंगे और 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाओगे आप। तो उनकी बातों में हम लोग आ गए। फिर बाद में 1.5 घंटे बाद डॉक्टर साहब निकलते हैं और कहते हैं कि इनकी स्थिति स्टेंट डालने की नहीं है, नहीं, और उस बीच में स्थिति बिगड़ती जा रही थी और ले जाओ। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस पंचायत में है। एमसी मिश्रा साहब, मुझे थोड़ा सा एक बार अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हमारे देश में जो है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ भी हैं और बुनियादी तौर पर सबसे चुनौती वाले हिस्से में भी है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा ज़रूर मिलता है, लेकिन शायद डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है सुदूर गाँव में। हमारे देश में मेडिकल के लिए सुविधाओं की कमी है, लेकिन कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा है। इसलिए मैं ज़रा समझना चाहूँगा, ये जो स्टोरी अभी आपने सुनी इस फर्जी डॉक्टर के पेशेंट जो विक्टिम हुए, आपको लगता है कि इनिशियली अगर सही डॉक्टर होते तो वो प्रॉपर एडवाइस करते तो हार्ट अटैक जो आया था उस समय शायद प्रिक्योरमेंट हो सकती थी, चीज़ें बेहतर हो सकती थी? बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत दुख का विषय है कि इस तरह से लोग फंस जाते हैं, मैं कहूँगा। ये जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, और इसमें ये जो मैं ये कहूँगा कि ये मिशन हॉस्पिटल किस तरह का था जिसने इस डॉक्टर को अपने पैनल पे लिया और 2 दिन नेचुरली, पहले राइट,
राइट। है 2 दिन पहले कोई आया है, पता नहीं उसका एनएमसी में रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं है, बिना कोई जांच पड़ताल किए उसको बुला के उससे एंजियोग्राम करा रहे हैं। ये बड़ा अचंभित करता है मेरे को कि ऐसे तो होता नहीं है कभी। ये कोई अपने अस्पताल में करे तो बात समझ में आती है, मिशन हॉस्पिटल में ये बात हो रही है, फिर एंजियोग्राम किया और फिर ये का स्टेंट नहीं पड़ सकता। वो हो सकता है कि एंजियोग्राम करके कई बार कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई इसमें स्टेंट नहीं पड़ेगा, इसमें बाईपास करना पड़ेगा। तो ये बहुत अचंभित करने की बात है। और इसमें देखिए अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सरकार भी मानती है कि ये लोग हैं सिस्टम में, खास तौर से हमारे गांव दूर दराज के ट्राइबल एरियाज में हैं, और ये कई बार फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं। इसमें एक तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले डॉक्टर्स भी हैं, उनको तो हम फ्रॉडुलेंट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले हैं वो भी एलोपैथी के इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। राइट। वैसे गवर्नमेंट भी, हालांकि मैं आऊँगा सर, मिश्रा साहब एक रिएक्शन पहले मैं ले लूँ सारे मेहमानों से, फिर मिश्रा साहब मैं और ब्रीफली बात करूँगा। वैसे आईएमए भी एक अनुमान लगा के चल रहा है कि हमारे देश में 10 लाख फर्जी डॉक्टर्स हैं, ये आईएमए कह रहा है। और अगर आईएमए इस चुनौती को मान रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, जबकि WHO ये क्लेम कर रहा है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की स्थिति, डॉक्टर्स की संख्या और फर्जी डॉक्टर्स का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हमारे साथ गुलेरिया साहब भी मौजूद, लहरिया साहब भी मौजूद हैं, चंद्रकांत लहरिया साहब। डॉक्टर लहरिया, ये WHO के स्टेटस जो हम देख रहे हैं, जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, क्या वाकई इंडिया में डॉक्टर्स जो फर्जी डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है? क्योंकि आप इससे जुड़े रहे हैं, ज़्यादा ब्रीफ कर पाएंगे। यह बात काफ़ी हद तक जानी जाती है कि हमारे देश में क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अलावा कई सारे प्रैक्टिशनर हैं जो अनक्वालिफाइड हैं। हालांकि जो WHO की रिपोर्ट का जिसका काफ़ी बार जिक्र किया जाता है वो 2001 की बात है, और 2001 में भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आंकड़े बताए गए थे। तो ये बात तो है कि फर्जी डॉक्टर्स हैं, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, लेकिन 2001 से 2025 में काफ़ी बदलाव आया है। उसके बावजूद हम जानते हैं जो कई सारे IMA और अन्य संस्थाएं इस पर आंकड़े निकालती रहती हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को तो भूल जाइए, चाहे आप दिल्ली जैसे शहर में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी काफ़ी सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनको कोई डिग्री नहीं है जिससे वो मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकें, ऐसे मिल जाते हैं और गरीब लोग उनके पास जाते हैं। तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर या जो क्वैक्स जिनको कॉलोक्वियल लैंग्वेज में बोला जाता है वो एक रियलिटी हैं। लेकिन बात आती है कि जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने भी इसका जिक्र किया कि अगर पिछले 20-25 सालों में राज्यों में स्टेट मेडिकल काउंसिल बन चुकी हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, तो उसके बावजूद यह कैसे हो रहा है कि वो डॉक्टर्स हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस बात की नहीं कि वो हैं और कितने हैं, बल्कि उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे इनको रिड्यूस किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।